हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ज़रा एक बार भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ पर नज़र डालिए। ये है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स। अब हम देखते हैं कि क्या इन कंट्रीज़ में किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है या फिर किसी विशेष धर्म को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो है इस्लाम। इसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव्स भी एक इस्लामिक स्टेट्स हैं। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में बुद्धिज़्म को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में अब से कुछ समय पहले तक हिंदुइज्म जो है वो स्टेट रिलीजन हुआ करता था, बट अब यहाँ पर कोई स्टेट रिलीजन तो नहीं है। हालांकि हिंदुइज्म के लिए अभी भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस ज़रूर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना को छोड़कर हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें या तो किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन माना गया है या फिर किसी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि हम लोग सदियों से मल्टी रिलीजियस कल्चर में रहते हुए आए हैं, इसीलिए स्टेट को किसी एक रिलीजन से अपने आप को जोड़ना ठीक नहीं होगा और यही बेहतर होगा कि स्टेट जो है वो सभी धर्मों के लिए न्यूट्रल रहे। ना तो हम किसी धर्म को अडॉप्ट करें और ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, जो हमारे स्टेट को एक सेक्युलर कैरेक्टर देता है। तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीफ और फेथ का मैटर है। ये आपका राइट है कि आप फ्रीली किसी भी धर्म में अपना फेथ रख सकते हैं, और अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप अगर किसी धर्म को मानते हैं या नहीं, इसमें स्टेट किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हालांकि अगर आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, मोरालिटी, हेल्थ या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक को एक मॉरल इशू मानते हुए हमारी पार्लियामेंट ने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास किया था। इसी तरह से हेल्थ के इशू पर दीपावली में पटाखे चलाने का जो टाइम है उसको सुप्रीम कोर्ट हर साल रेस्ट्रिक्ट करते रहता है। और इसके अलावा अगर किसी का फंडामेंटल राइट कोई वॉयलेट होता है तो उस केस में भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। और लास्ट आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमें दो राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और इसके अलावा फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट रिलीजन। सबसे पहले देखते हैं कि कंसाइंस का मतलब क्या होता है। कंसाइंस का डिक्शनरी मीनिंग है हमारी मॉरल सेंस जो हमें गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत। और यहाँ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में हमें ये राइट मिलता है कि हम अपनी मॉरल सेंस के बेस पर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम गॉड के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी, जबकि रामकृष्ण माँ काली की भक्ति उनके सर्वेंट बनकर करते थे। वहीं कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग गाय की पूजा भी करते हैं। और मुस्लिम धर्म में तो मूर्ति पूजा और क्रिएचर दोनों की पूजा पूरी तरह से वर्जित है, यहाँ पर अल्लाह को माना जाता है। जबकि बुद्धिज़्म में तो गॉड का कंसेप्ट तक नहीं है। और यही है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये हमें राइट देता है कि हम जिस भी धर्म को मानते हैं हम उसे ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे बोलकर चाहे अपने पहनावे से। यहाँ पर सिख रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि वो अपने साथ कृपाण कैरी कर सकते हैं। कृपाण बेसिकली एक डैगर होता है, और क्योंकि सिख धर्म में ये मान्यता है कि खालसा सिख को हमेशा अपने साथ कृपाण रखना चाहिए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलाउ किया गया है। इसके अलावा हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए रिलीजन, सेरेमनीज या फिर रिलीजियस वर्शिप्स को
पब्लिकली एग्जिबिट कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी प्रेयर्स या सेरेमनीज़ अपने घर पर या टेम्पल में रहकर ही करें, हम किसी भी पब्लिक स्पेस पर भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 हमें अपने रिलीजियस बिलीव्स और टेनेट्स को प्रोपेगेट करने के लिए भी अलाउ करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे टीवी पर बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स आते हैं जिसके थ्रू हम अपने रिलीजन की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारा धर्म फॉलो करते हैं या नहीं। और यहाँ पर प्रोपेगेट करने का मतलब है लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताना या अपने रिलीजन का प्रचार करना। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करो और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। अब ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। और ये मैं इसी वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ हमने ट्रिपल तलाक और दिवाली क्रैकर्स के एग्जाम्पल देखे थे, राइट। और ये आर्टिकल 25 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बात और देखी थी, जहाँ पर हमने कहा था कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ लोग आज़ाद हैं किसी भी धर्म में मानने के लिए और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि तो क्या स्टेट आर्टिकल 25 में किसी भी तरह के लॉज बना सकता है? तो इसका आंसर है यस। आर्टिकल 25 स्टेट को परमिट करता है कि स्टेट जो है वो दो सिचुएशंस में लॉज बना सकती है। पहला पॉइंट समझने से पहले आप एक बात को समझो कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो उस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ऐसी एसोसिएटेड चीज़ें भी होती हैं जो रिलीजियस नहीं है। जैसे मान लो कि आपको कोई हवन कराना है, तो हवन तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट हवन शुरू करने से पहले आपको हवन के लिए बहुत सारी सामग्री लेके आनी होगी, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। वो रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है। देखो, इस पॉइंट को आप इस तरह समझ सकते हो कि एक टेम्पल जो होता है उसमें सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मे बी कभी आप इस्कॉन टेम्पल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पुजारियों और दूसरे लोगों के लिए मीटिंग रूम्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट डिसीजन लिया करते हैं। मंदिर के अंदर ही रेस्टोरेंट है, कैंटीन्स चलते हैं, एक होटल है जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, धर्मशाला की तरह आप मान सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें रिलीजियस एक्टिविटीज़ में तो काउंट नहीं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टेट अगर चाहे तो किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बाकी सारी की सारी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज़ के लिए ओपन कर सकता है। इस बात को हम और डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी हिंदूज़ में इंक्लूड कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है कि किसी भी जैन टेम्पल में हिंदू, सिख्स और जैन और बुद्धिस्ट की एंट्री अलाउ कर सकता है। चलो इसी बात को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए। वहाँ के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। तो अगर स्टेट चाहे तो ये लॉ बना सकता है कि वहाँ ना सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि सभी हिंदूज़ यानी सिख, जैन और हिंदूज़ की सारी क्लासेस उस मंदिर में जा सकती हैं और मैनेजमेंट को ये डिसीजन मानना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा आर्टिकल 25 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26। यहाँ एक बात समझने वाली है कि आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 राइट्स देता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस और उनके सेक्ट्स को। तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन आखिर होता क्या है? अब क्वेश्चन ये है, और ये बात हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव करते हैं किसी डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल पर जो उनके स्पिरिचुअल वेलबींग में मदद करता है, और अगर ये सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका एक डिस्टिंक्टिव नाम भी है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा दिया जा सकता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन के एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑरबिंदो सोसाइटी को रिलीजियस डिनोमिनेशन मानने से मना कर दिया, क्योंकि ऑरबिंदो सोसाइटी किसी डॉक्ट्राइन पर बेस्ड नहीं है। ये सोसाइटी श्री ऑरोबिंदो की फिलॉसफी पर बेस्ड है, जो कि इन इटसेल्फ इनर योगा पर बेस्ड है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने औरोबिंदो सोसाइटी को रिलीजियस डोमिनेशन मानने से मना कर दिया। अब बात ये है कि अगर ये रिलीजियस डिनोमिनेशन कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करते हैं फॉर एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके रिलीजियस मैटर्स हैं उसको ये लोग खुद हैंडल करेंगे। बट बीइंग एन इंस्टीट्यूट, जब ये एक्वायर करेंगे या ऑन करेंगे किसी प्रॉपर्टी को, अब प्रॉपर्टी तो इमूवेबल और मूवेबल दोनों हो सकती है, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल हो या इमूवेबल, उसको भी इनको ही एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। बट उसके एडमिनिस्टर करने के टाइम पर इनको स्टेट द्वारा पारित किए गए लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करते समय किसी भी लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट रिलीजियस मैटर्स से जो एसोसिएटेड दूसरी इकोनॉमिक या फिर सेकुलर चीज़ें हैं उसके लिए स्टेट लॉ बनाता है, और एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी अपने सेकुलर कामों को एडमिनिस्टर करते समय स्टेट लॉज को फॉलो करना होगा। तो आर्टिकल 26 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। देखो, हम स्टेट को टैक्स पे करते हैं, राइट? क्या ये जो टैक्स द्वारा कलेक्टेड पैसा है इससे स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का मेंटेनेंस या प्रमोशन कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर स्टेट चाहे तो इस पैसे को सभी धर्मों के मेंटेनेंस और प्रमोशन में खर्च कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और एक बात, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, सेक्युलर एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़, राइट? तो अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी सेक्युलर एक्टिविटीज़ के लिए हमसे कोई फ़ीस चार्ज करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड है, क्योंकि इस फीस से कलेक्ट हुए पैसों का इस्तेमाल करके वो इंस्टीट्यूट अपने सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। अब हम देखेंगे आर्टिकल 28। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। इसके लिए आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस की, दूसरे वो जो ट्रस्ट द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट द्वारा किया जाता है। तीसरी कैटेगरी उन इंस्टीट्यूट्स की है जो ना तो स्टेट ओन्ड है और ना ही स्टेट इन्हें एडमिनिस्टर करता है। स्टेट जो है वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ले लो आप जो CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और फोर्थ कैटेगरी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है जिन्हें स्टेट एड प्रोवाइड कराता है, मतलब समय समय पे कभी कभी स्पेशल नीड्स के लिए कुछ पैसा देता है। तो ये तो हुआ कैटेगराइजेशन। अब देखते हैं कि आर्टिकल 28 इनमें से किन किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउ करता है। तो जो पहली कैटेगरी है जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स जो है वो बेसिकली स्टेट ओन्ड है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरी कैटेगरी जहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड हैं। बट जिन इंस्टीट्यूट्स को स्टेट रिकॉग्नाइज करता है या फिर जिनको एड प्रोवाइड करता है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड तो हैं, बट अगर स्टूडेंट्स वॉलंटरीली इंस्ट्रक्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो ही उनका कंसेंट ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स माइनर है तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उनके लिए कंसेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको अटेंड करें, वो उनके कंसेंट पे डिपेंड करता है, उनके माता पिता उनके गार्जियंस के कंसेंट पे डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं या नहीं। और अब बारी है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों आर्टिकल्स माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट कौन से इंटरेस्ट? कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकते हैं। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही खोल दें। अगर आप अपने लुप्त होते हुए कल्चर या लैंग्वेज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं तो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा ही खोलें जिसमें आपका कल्चर और एजुकेशन ही पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन को कौन ज्वाइन करेगा? लोगों को इंजीनियरिंग करनी है, MBBS करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन हैं जो MBBS कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इन इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल और MBBS डिग्री के साथ साथ लैंग्वेजेस या फिर कल्चर के बारे में भी बताया जाता है या फिर कोई कोर्सेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज़ का जिक्र हो रहा है। तो ये जानना ज़रूरी हो गया है कि हम माइनॉरिटीज़ किसको कह सकते हैं, कौन है वो लोग जिनके कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ किसको कहा जा सकता है ये डिफ़ाइन ही नहीं किया गया, और ना ही ऐसे किसी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के नाम मेंशन किए गए हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ दो प्रकार की हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो चलिए देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी निर्देश में ये डिफ़ाइन किया है कि माइनॉरिटीज़ क्या हैं। यस, 1992 में पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट पास किया था, जिसमें मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज़ को माइनॉरिटीज़ माना गया था, और बाद में इसी लिस्ट में जैनिज़्म को भी ऐड किया गया। इसके अलावा 2007 के TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कौन माइनॉरिटी है और कौन नहीं ये स्टेट वाइज डिटरमिन किया जाएगा। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इवन दो हमारे देश में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हिंदूज को माइनॉरिटी माना जाए। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ नागालैंड का। नागालैंड में हिंदूज़ की पॉपुलेशन सिर्फ 8.5% है। इसका मतलब नागालैंड के जो हिंदूज़ हैं उनके पास माइनॉरिटी स्टेटस है और उन्हें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का लाभ मिलता है। अब देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहीं डिफाइंड है कि नहीं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की 38th रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक लैंग्वेज होती है जो वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलती है। जो लोग उस लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं या जानते हैं या बोलते हैं उन्हें कहा जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मराठी में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी लोग मराठी को छोड़कर दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं उनको कहा जा सकता है महाराष्ट्र की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो हमें आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स तो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आर्टिकल 29 को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 29 कहता है कि भारतीय लोगों का कोई भी सेक्शन जो इंडिया में कहीं पर भी रहता हो, अगर उनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है या फिर कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो वो अपनी इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं आर्टिकल 29 की हेल्प से। और हमने देखा था कि आर्टिकल 29 ये प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ को देता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये जारी किया है कि क्योंकि आर्टिकल 29 के एक्सप्लेनेशन में ये प्रोटेक्शन भारत के हर एक सेक्शन को दी गई है, इसीलिए आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये था आर्टिकल 29 का पहला क्लॉज। आर्टिकल 29 में एक क्लॉज और भी है, क्लॉज 2, जो ये कहता है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है या फिर जिनको स्टेट से समय समय पे एड मिलती रहती है, पैसे मिलते रहते हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिटीजन्स में रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेजेस के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है कि स्टेट जो है वो मदरसों को एड प्रोवाइड करता है। तो अगर आप मदरसों में एडमिशन के लिए जाएं और वहां आपको इस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपको उर्दू नहीं आती है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 का वायलेशन होगा और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाल सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। बट अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो ये कि आर्टिकल 15 में भी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हालांकि आर्टिकल 15 का स्कोप बहुत ही वाइड है, बट आर्टिकल 15 के स्कोप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी तो आते हैं। यानी अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो फिर आर्टिकल 29 में हमें ऐसा कौन सा अलग से राइट मिल रहा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? ओके, तो हम यहाँ पर दो मेन डिफरेंसेस देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 15 के बीच, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन से रिलेटेड। पहला, आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है,
बट आर्टिकल 29 के दायरे में ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जिनको स्टेट से पैसा मिलता है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस और कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, और यहाँ आर्टिकल 29 में भी ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। बट आर्टिकल 29 में लैंग्वेजेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जबकि आर्टिकल 15 में लैंग्वेजेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दोनों में अलग अलग हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अपनी लैंग्वेज को लुप्त होने से बचाने के लिए एजिटेट कर सकते हैं। यानी अगर आप चुनाव के दौरान किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की लैंग्वेज कंजर्व करने के लिए कोई पॉलिटिकल स्पीच देते हैं या फिर लोगों से किसी तरह के वादे करते हैं, जो कि आमतौर पर चुनावों में देखा ही जाता है, तो भी आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन RPA एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता है।